तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज आपके सामने है। इंडियन एयर फोर्सेस एक्टिवेटेड इट्स S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ऑफ कोर्स इस वॉर के दौरान S-400 काफ़ी न्यूज़ के अंदर रहा है, तो हम S-400 के बारे में डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। इंडियन एयर फोर्सेस इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को क्या बोलता है? सुदर्शन चक्र बोलता है। ठीक है, तो ये नाम भी हमें पता होना चाहिए। डिटेल देखते हैं। सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एंड द इंडिजीनियस आकाश। एक्चुअली आकाश हमारा है और S-400 है वो हमने इंपोर्ट किया है फ्रॉम रसिया से इसे इंपोर्ट किया है। वर सक्सेसफुली डिप्लॉयड अगेंस्ट द पाकिस्तानी ड्रोन एंड द मिसाइल ड्रॉ ड्यूरिंग द नाइट ऑफ द 7 एंड 8 मई। 7 और 8 मई को जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बहुत सारा हमला किया था, बहुत सारा मतलब अलग अलग अपने मिसाइल से उन्होंने हमला किया था, ड्रोन के ऊपर हमने ड्रोन से उन्होंने हमला किया था। उसे इंटरसेप्ट करने के अंदर हमारे दो मिसाइल सिस्टम ने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है वो निभाया है। उसके अंदर एक आकाश है और एक आपका S-400 है। ओके, और भी इसके डिटेल्स आप देख सकते हो कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर जो सिटीज़ को टारगेट किया था। उसके अंदर आप 15 मिलिट्री टारगेट्स हैं और नदर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के अंदर जैसे श्रीनगर का बेस है, जम्मू है, अमृतसर है, लुधियाना है, बठिंडा है, चंडीगढ़ है, पलौदी और भुज। तो ये साइड से जहाँ पर उन्होंने टारगेट किया था। ठीक है, अल्टीमेट उनका जो मेन टारगेट था वो तो अचीव नहीं हुआ ही नहीं, क्योंकि S-400 और आकाश ने और हमारा जितना भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है काफ़ी अच्छे से रोल प्ले किया। ओके, S-400 के देखो इस प्रकार से कुछ दिखता है। ठीक है, ये आपका एक ट्रक रहता है, उसके ऊपर ये बैटरी ऐसे डिप्लॉय की जाती है और फिर मिसाइल के थ्रू ये ठीक है अपना काम करता है। S-400 जिसे इंडियन एयर फोर्स क्या बोलती है? सुदर्शन चक्र बोलती है। मोस्ट एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर सबसे एडवांस सिस्टम आप इसे बोल सकते हैं। ओके, ये चाइना के पास है, टर्की के पास है, इंडिया के पास है और अभी तो एक लेटेस्ट वर्जन भी आ गया S-500 करके। इंडिया इसके अंदर इंडिया चाहता है कि इस चीज़ को वो खरीदे। ओके, तो फ्यूचर में हो सकता है हम S-500 के भी बायर बने। इंडिया ने साइन कब ये डील है साइन किया था? अक्टूबर 2018 के अंदर, और प्रोक्योर हमने उस समय कर लिया था S-400 को। और इसकी जो डिलीवरीज हमें आई थी वो लेट 2021 के अंदर आई थी और इसके अंदर 3 स्क्वाड्रन्स इसके अंदर सिस्टम आए थे और बाकी की जो डिलीवरीज है ठीक है वो कब आएगी? 2026 के एंड तक आ जाएगी रिमेनिंग था। ओके, और इसकी डिटेल के देखें तो इट इज कैपेबल ऑफ द डिटेक्टिंग एंड एंगेजिंग अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एयरबोर्न थ्रेट्स इंक्लूडिंग द स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन एंड द टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। इन सब को से हमें ये प्रोटेक्ट कर सकता है। ओके, तो काफ़ी न्यूज़ के अंदर है S-400 जो मैं अपने इसके बारे में डिटेल देख ली है। क्या क्या इसके अंदर कौन कौन सा सिस्टम रहता है? तो एडवांस रडार नेटवर्क है, यूज द मल्टी बैंड फेज एरर रडार रहता है। रडार उसका एक्चुअली कैसे काम करता है पता है? ये इधर बीच में एक ट्रक टाइप रहता है, उस मोबाइल है, क्योंकि ये तो मूव करता है ना, कहीं भी से आप मूव कर सकते हो, इसकी एक्चुअल लोकेशन पता नहीं होती। और अगर जो ऑपोजिशन है इसकी अगर लोकेशन पता चल जाए तो उसका फ़ायदा भी उठा सकता है। ओके, तो इसका रडार घूमता रहता है और उसके रडार के अंदर अगर कोई भी आता है तो उसकी जो बैटरीज है वो एक्टिवेट होती है और जो भी जो टारगेट है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। ये आपका एस आपका 400 है। उसका रडार सिस्टम काफ़ी एक्टिव, आपका एडवांस आप बोल सकते हो, और 360 सर्विलेंस देता है। मैंने आपको बताया पूरा घूमता रहता है, 360 ये पूरा सर्विलेंस करेगा और इसका जो सिस्टम का एल्टीट्यूड है वो 30 किलोमीटर तक कवर करता है। 30 किलोमीटर बहुत हाई है। ठीक है, ऑफरिंग द रोबस्ट प्रोटेक्शन इवन अगेंस्ट द हाई फ्लाइंग बैलिस्टिक थ्रेट्स है। ठीक है, जो बैलिस्टिक जो काफ़ी सुपरसोनिक टाइप में रहता है, काफ़ी स्पीड रहती है, उस मिसाइल से भी हमें ये प्रोटेक्ट कर सकता है। ओके, और अगर एक साथ में 36 टारगेट को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है और एंगेज कर सकता है एक साथ में। ओके, मिसाइल टाइप और रेंज, इसके अंदर अलग अलग टाइप की मिसाइल्स आती है, उनके रेंज आपके सामने गिवन आप देख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे अपने बढ़ते हैं। आकाश की बात करते हैं। अगर S-400 की बात हुई तो आकाश की भी बात होनी चाहिए। तो आकाश इस प्रकार से कुछ दिखता है। ठीक है, ये रहेगा। अब देखो, वो तो आपका था लॉन्ग रेंज वाला था। S-400 की जो आकाश है वो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, प्रोटेक्ट द वनरेबल एरिया एंड द पॉइंट्स फ्रॉम द एयर अटैक्स। ओके, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय द इंडियाज DRDO and the produced by the Hyderabad based the Bharat Dynamic BDL Limited with the 96% indigenous content। 96% बहुत प्राउड बात है। ठीक है, 96% उसके जो कंटेंट यूज हो रहा है वो इंडियन ओरिजिन का है। ठीक है, द मिसाइल वाज इंडक्टेड इनटू इंडियन आर्म फोर्सेज, इंडियन एयर फोर्स इन 2014 एंड इंडियन आर्मी के अंदर हुआ था 2015 के अंदर।
और हमने काफ़ी अच्छे से काम तो कर ही रहा है, इवन इसके हमें एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी मिल रहे हैं, इसके बायर्स भी मिल रहे हैं। और पहला देश कौन सा बना था? आर्मेनिया 2022 के अंदर, ठीक है, जिसने हमसे ये बाय किया। तो फर्स्ट कंट्री ये भी पूछा जा सकता है। रेंज कितनी है? 4.5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक ये कवर करता है। और स्पीड भी आपके सामने, स्पीड भी काफ़ी इसकी अच्छी है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी किसके बारे में? आकाश के बारे में। अब देखो न्यूज़ में HQ-9 भी सिस्टम है, ये भी एक आपका बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा है? मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही है, ओके। तो ये प्रोटेक्ट करता है मिसाइल से इन सब को। अब ये किसका सिस्टम है भैया? पाकिस्तान का है। तो बोले पाकिस्तान भी ये सब सिस्टम बनाता है? नहीं, ऑफ कोर्स ये नहीं बनाता है, ठीक है। मगर ये कहाँ से लिया हुआ है? चाइना से। आप बोल सकते हो कि S-400 की सस्ती सी कॉपी है। चाइना का तो काम वही है, कॉपीज बनाता है, तो इन्होंने सस्ती सी कॉपी बना रखी है। और इससे इस वॉर के द्वारा ये भी पूरे वर्ल्ड को समझ में आया कि जो ये HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है ना, वो बेकार है, बोल सकते हैं, इतना अच्छे से काम नहीं करता। या फिर से बोल सकते हैं कि जो पाकिस्तानी की जो मिलिट्री ऑफिसर्स है या जो भी हैं, पर्सोनल है, उनको इस सिस्टम को अच्छे से यूज़ करना भी नहीं आया। आप देख सकते हैं अच्छे से कामकाज नहीं किया। न्यूज़ के अंदर ये भी आया है कि हमने एक उनकी बैटरी को डिस्ट्रॉय भी कर दिया, ओके। और इसीलिए ईजीली हमने इस सिस्टम को क्या चकमा भी दे दिया, ओके। इसके पीछे और भी बहुत सारी स्टोरियाँ है, अभी वो देखा जाए तो ये फील्ड आपका भी आज की तारीख में सिस्टम बना हुआ है। अभी बहुत सारे कंट्रीज ने, जैसे जिम्बाब्वे और भी दूसरी कंट्रीज हैं, ठीक है, जो इसके अंदर इंटरेस्टेड थी कि हम ये बाय करेंगे। मगर अभी जिस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस आई है तो वो लगता नहीं है कि वो फ्यूचर में इसको प्रिक्योर करेंगे। तो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम इस टाइप से कुछ दिखता है। इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं, चाइनीज प्रोडक्ट है, पर पाकिस्तान अभी यूज़ कर रहा है और इन्होंने इंडिया के खिलाफ इसको यूज़ किया, पर फेल रहे वो। चलो, डिफेंस की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। Defense PSU Gardens Reach Shipbuilders and Engineer GRSE Limited has announced the delivery of the INS Arnala, ठीक है। तो ऐसा कुछ ही अर्नाला दिखता है, ओके। और डिफेंस PSU कौन सा है आपका? सरकारी कंपनी है, गार्डन रिच शिपयार्ड एंड द इंजीनियरिंग शिपयार्ड। ये बहुत सारी ऐसे INS की जो जितनी भी जो आप बोलते हैं स्टेल्थ फीचर्स वाली जो हमारे शिप की रिक्वायरमेंट रहती है, वो सब के सब ये पूरी करने का काम करता है। अब ये INS अर्नाला है क्या? एक्चुअली द फर्स्ट ऑफ द 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। तो सैलो वाटर क्राफ्ट टू द इंडियन नेवी के लिए स्पेसिफिक ये बनाया गया है। और शिप वाज इंडिजिनियसली डिजाइन एंड बिल्ड बाय द GRSE इन द कोलैबोरेशन विद द L&T शिपयार्ड। तो ये कंपनी साथ में जिसके साथ ये कोलैबोरेशन किया गया है वो भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर है, ओके। तो INS अर्नाला के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमने देख ली है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। काफ़ी गर्व की बात है, महाराणा प्रताप की जब बात आ रही है, ठीक है। तो 9 मई आपको याद रखना है। इनका थोड़ा इतिहास हमने देख लेते हैं, आपको पता ही होगा, बट कुछ चीज़ें बेसिक हमें पता होनी चाहिए कि मई 9 1540 के अंदर उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ पर? कुंभलगढ़ के अंदर। कुंभलगढ़ फोर्ट कहाँ पर है? आपका मेवाड़ राजस्थान के अंदर है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनके माताजी और पिताजी का नाम देखा जाए तो महाराणा उदय सिंह, इनके फादर का नाम सेकंड, ठीक है। और मदर की बात है तो रानी आपका रहेगा जयवंते बाई करके है, ओके। तो ये नाम भी आपको पता है तो ठीक रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर कि ये क्यों इतने न्यूज़ में आज भी इनको अपने क्यों इतना मानते हैं, ठीक है, क्या रोल था, थोड़ा थोड़ा इसका इतिहास हमने देख रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये अकबर के सामने, जो मुगल राजा थे, अकबर के सामने ये लड़े थे। देखा जाए तो अकबर के सामने डायरेक्ट नहीं लड़े थे। अकबर का वहाँ पर एक बोल सकते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव था और उसका नाम था राजा मान सिंह था, ओके। उसके साथ वो लड़े थे। अकबर से उनकी डायरेक्ट ऐसे कोई लड़ाई हुई भी नहीं थी, ठीक है। फेमस बैटल कौन सा है? बैटल ऑफ द हल्दी घाटी। कब हुआ था? ईयर हमारे काम का है 1576 between the Maharaja Pratap of the Mewar and the Mughal forces led by the Man Singh first of the Amber, ठीक है, अंडर द अकबर के शासन में इनके हल्दी घाटी का ये युद्ध हुआ था। रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट के अंदर ऐसा रहता है कि मुगल्स ने बहुत सारा मेवाड़ का जो एरिया था वो कैप्चर कर दिया था। और उनका जो घोड़ा आपको पता ही होगा चेतक, ठीक है,
उसका भी काफ़ी वर्णन रहता है, और क्योंकि उसने काफ़ी ब्रेवरी का काम किया था। ओके, महाराणा प्रताप नेवर सरेंडर, उन्होंने कभी सरेंडर नहीं किया, वो भागते रहे, ठीक है, और ऑलवेज लड़े। ओके, मेजर अचीवमेंट क्या है देखा जाए तो भैया, वो गोरिल्ला वेरफेयर, जो वॉरफेयर रहता है, ठीक है, जो पहाड़ों के अंदर रहता है, उसके अंदर ये माहिर थे। ओके, और उन्होंने धीरे धीरे फिर से जो उनका जो शासन उन्होंने मुगलों ने लिया था, फिर से वो रिगेन करते गए, मगर एक्सेप्ट चित्तौड़गढ़ वाला पार्ट है वो कभी वो ले नहीं पाए। सिंबल ऑफ द राजपूत प्राइड, हॉनर एंड द वेलर की बात करते हैं। डेथ कब हुई थी? जनवरी 1597 एट द तमवार, जो मेवाड़ के अंदर है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। महाराणा प्रताप सिंह के बारे में हो गया। अब एक और न्यूज है हमारी, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस द बायोपिक ऑन अहिल्याबाई होलकर फॉर द 300th बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, तो ये देवी अहिल्याबाई जी है। ओके, सीएम कौन है भैया महाराष्ट्र के? तो आपका आंसर रहेगा देवेंद्र फडणवीस है। इन्होंने अनाउंस किया है सीरीज ऑफ द डिसीजन सेंटर अराउंड द लेगेसी ऑफ द इंदौर की जो क्वीन थी अहिल्याबाई होलकर, उनका भी बहुत बड़ा रोल था। ओके, और among the decision taken to the mark Ahilyabai 300th birth anniversary included the development of the existing memorial at the आपका रहेगा चनुडी, ठीक है, चाउंडी, several welfare measures for the डांगर कम्युनिटी एंड आपका फिल्म ऑन, मतलब इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, वो ओवरऑल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मेन आपके लिए तो क्या रहेगा कि कौन सी गवर्नमेंट ने इनके बायोपिक के ऊपर काम किया और कौन सी एनिवर्सरी थी और ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इनका थोड़ा अगर हम इतिहास देखें तो कब इनका जन्म हुआ था, 1725 के अंदर, और 1795 के अंदर उनका डेथ हो गई थी। और ये कौन से उस समय राजा के अंडर थे? उस समय देखा जाए तो होलकर क्वीन थी ये, ऑन द आपका रहेगा मराठा मालवा किंगडम के अंदर थी। ठीक है, होलकर क्वीन थी। और भी इनके बारे में डिटेल आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारा है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। ओके, एक ऐप है। अब क्या ये ऐप किसके बारे में देखते थे? प्रास्त ऐप करके। ओके, दिल्ली के डायरेक्टर ऑफ द एजुकेशन इंट्रोड्यूस द प्रास्त ऐप फॉर द एलरी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट विद दिस एबिलिटी। ठीक है, जिनके भैया कोई ना कोई समस्या, आप देख सकते हो फोटो के हिसाब से आपको आइडिया लग जाता है, उनके लिए एक ऐप निकाली गई है। Okay, the initiative aligns with the National Education Policy 2020, the Right to Education Act 2009, aiming to create इक्विटेबल लर्निंग इन्वायरमेंट। तो ओवरऑल ऐसा रहेगा कि भैया हम तो ओके है, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत सारे सोर्सेज ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो हम जो जिनको प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो उनके लिए कोई ना कोई भी एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, तो वो ये प्लेटफॉर्म है प्रास्त ऐप करके। इट आल्सो द रीइंफोर्स द ऑब्लिगेशन लेड आउट बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 विच गारंटी फ्री and compulsory education for the all children including those with the special needs। ठीक है, अगर नीड लग रही है तो वो भी हम उसे प्रोवाइड करेंगे। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। ओके, चलो अब दिल्ली टू कंडक्ट द 5 क्लाउड सीडिंग ट्रायल विद द IIT कानपुर एक्सपर्टाइज करके। अब क्लाउड सीडिंग तो आपको पता होगा, ठीक है, न्यूज में रहता है। जैसे आप देख सकते हो दुबई वगैरह जाते हो तो वहां पर तो पूरा रेगिस्तान है, ठीक है, बट तो भी वहां पर बारिश होती है। तो वो बारिश कैसे हो रही है? ठीक है, वो नेचुरल एक प्रकार से रेन नहीं है, वो बारिश करवाई जा रही है, जो कहीं ना कहीं जैसे बादल रहते हैं उसके ऊपर केमिकल डाला जाता है, उसके थ्रू क्या रहता है, मैं सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, और उसका वो रेन आपकी होती है उसे, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके ट्रायल्स हम कर रहे हैं। द दिल्ली कैबिनेट हैज मेड द सिग्निफिकेंट डिसीजन टू द इनिशिएट द क्लाउड सीडिंग इन ट्रायल्स इन कैपिटल एम्ड एट रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन लेवल। ठीक है, तो हमारा पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। हमारे इधर रेन तो होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए कॉस्ट कितना आएगा? 55 लाख रुपीज आएगा। कोई इशू नहीं है। क्लाउड सीडिंग क्या होता है? ऑफन रेफर टू द आर्टिफिशियल रेन है, बोला ना, ये कैसा आर्टिफिशियल रेन है? इज अ मेथड ऑफ द वेदर मॉडिफिकेशन दैट इन्वॉल्व द डिस्पेयर्स ऑफ द स्पेसिफिक सब्सटेंस इनटू द एटमॉस्फेयर टू द इंक्रीज मॉइस्चर पार्टिकल टू द कॉलेज ऑफ द फॉर्म ऑफ द रेन। ओवरऑल ऐसे मार्केट ऐसा हम क्रिएट करते हैं जिससे क्या है, रेन आपका आए। IIT कानपुर ये काम कर रहे हैं। कानपुर विल बी रिस्पॉन्सिबल, ये लाइन मोस्ट टाइम भी IIT कानपुर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लान इम्प्लीमेंट करना और ओवरसाइट करने के लिए
ठीक है, ये क्लाउड सीडिंग के जो ट्रायल्स हो रहे हैं उसके लिए कानपुर ये सब देख रहा है। तो इस प्रकार से प्रोसेस रहता है। ठीक है, ये आपके क्लाउड से इधर से प्लेन जाता है, उसमें से पार्टिकल्स है वो फेंके जाते हैं और फिर इसका वो केमिकल रिएक्शन होता है, बाद में वो रेन होता है। ओके, तो काफ़ी सिंपल, आप 3 स्टेप इसके लिए आप देख सकते हैं कि एक एयरक्राफ्ट जाएगा और इंजेक्ट करेगा, सिल्वर आपका इसके फॉर्म में जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा और बाद में वही आगे केमिकल रिएक्शन होगा और बाद में क्या होगा, रेन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे अपने आ जाते हैं। वुमेन इंपावरमेंट के लिए एक न्यूज है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। तो महाराष्ट्र लॉन्चेस द आदि शक्ति अभियान फॉर द वुमेन इंपावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। अब देखते हैं आदि शक्ति अभियान क्या है। ठीक है, अब एम टू इंश्योर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एंड अवेयरनेस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। ओवरऑल ऐसा है कि जो भी सरकार औरतें या उसके अंदर वुमेन और चिल्ड्रन के लिए जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक है, वो उसको अवेयर करवाने का काम करना है, किसके थ्रू, आदिशक्ति अभियान के थ्रू। ओके, द कैंपेन विल एड्रेस द की इशू, किसके बारे में, ठीक है, माल न्यूट्रिशन, खाने में वगैरह, इन्फेंट एंड द मैटरनल मोर्टेलिटी एंड डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड द चाइल्ड मैरिज। ये सबको कहीं ना कहीं इनको टारगेट किया जा रहा है कि इस इशू को रिजोल्व करने के लिए चीजें की जा रही है। इट विल आल्सो द प्रमोट इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमन इन द पंचायती राज सिस्टम के। ओके, चलो, तो ये बात हो गई महाराष्ट्र के बारे में आदिशक्ति अभियान के अंदर। और भी अगर सिस्टम के बारे में जानना है तो जानते हैं। ठीक है, इस अभियान और क्या करेगा, एम टू इंश्योर द इफेक्टिव इंप्लीमेंट करना है अवेयरनेस ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम फॉर द वुमन एंड चाइल्ड, जो मैंने आपको बताया वही वाला है और बाकी सब चीजें इसके अंदर मेंशन कर रखी है। तो एक्चुअली ये वही वाला डेटा जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, दूसरी बार फिर से आपके सामने आ गया। ओके, केरला ने कुछ किया है। ठीक है, अब केरला ने क्या किया है, तो केरला लॉन्चेस द ज्योति स्कीम टू द एजुकेट द माइग्रेंट चिल्ड्रन। एक्चुअली देखो, अपने एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि ये स्कीम होगी और नीचे क्या स्टेट्स रहेंगे, किस में से कौन सा जो स्टेट्स हैं ये जो स्कीम है वो लॉन्च की है, तो आपका आंसर रहेगा केरला। तो ज्योति है और किसके रिलेटेड है, एजुकेट द माइग्रेंट चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। द केरला गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव एम टू, क्या एम है, इंश्योर द एक्सेस टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द माइग्रेशन वर्कर। तो केरला के अंदर तो अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, वर्कर जा रहे हैं, तो उनके बच्चों को भी एजुकेशन अच्छा मिले वो इंश्योर करने का काम कर रहा है थ्रू दी ज्योति स्कीम। तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए तो ये। ठीक है, अब क्या है, ज्योति द प्रोग्राम सिक टू ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द माइग्रेंट वर्कर, एज कितनी है, 3 से लेके 6 तक, इनटू द आंगनवाड़ी। कहाँ पर, आंगनवाड़ी को, ये आंगनवाड़ी के थ्रू ही इनको ये एजुकेट किया जाएगा और उनको ये सर्विस दी जाएगी। इंश्योर दोज एज्ड 6 एंड अबव आर द फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू द पब्लिक स्कूल। और जैसे ही वो 6 साल की हो जाए, 6 साल तक उनकी पढ़ाई हो जाए, फिर उनको एक सरकारी स्कूल के अंदर बिठाया जाए और वहां पर उनको एजुकेशन की जो नीड है वो पूरी की जाए। ओके, चलो फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं कोझिकोड। ये भी केरला से आई है न्यूज। कोझिकोड जॉइन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है, जिनेवाज ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क के अंदर। तो कोझिकोड को क्या कर दिया, इस फ्रेंडली सिटीज के अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया गया है। तो देखो, हमारी कोई भी सिटीज अगर कुछ ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे उसका नाम आता है तो हमें, हमारे लिए वो इंपोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, कोझिकोड सिटी हैज बीन ऑनर्ड विद द ऑथर अनोदर ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ द मेंबरशिप इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड द कम्युनिटीज। तो ये आपको याद रखना है। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, डोनाल्ड ट्रंप भैया न्यूज के अंदर है। वैसे तो ये हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते ही रहते हैं जिससे वो न्यूज में रहता ही है। ओके, तो ट्रम्प ने डिक्लेयर कर दिया कि 8 मई को कौन सा डे मनाया जाएगा, विक्ट्री डे मनाया जाएगा। ठीक है, तो विक्ट्री डे फॉर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो उन्होंने विक्ट्री डे को ये मनाएंगे। ठीक है, तो 8 मई को विक्ट्री डे रहेगा। और इसके देखा जाए तो 80 एनिवर्सरी है, नाजी जर्मनी के सरेंडर किया था 1945 के अंदर। द प्लान टू द कॉमेमोरेट द November 11 ऑलरेडी रिकॉग्नाइज एज द वेटरन डे इन द USA एज अ विक्ट्री डे फॉर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ऑलरेडी ऐसा डे मनाया जाता है। ठीक है, चलो, विक्ट्री डे क्या है
ओके तो वही मैंने बताया, वर्ल्ड वॉर के सेकंड में जब एंड हुआ था उस समय वो डेट था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ के मैं बता देता हूँ। विक्ट्री डे मार्क द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड द विक्ट्री ऑफ द एलाई फोर्सेज इन 1945। जो हिटलर है वो उसको मार दिया गया था, उसके बाद में वॉर ही खत्म हो गया था। हिमसेल्फ, उसे खुद को ही एक प्रकार से गन मारी थी। हिमसेल्फ ऑन द अप्रैल 30 ऑन May 7 जर्मन जो ट्रूप्स है उन्होंने सरेंडर कर दिया था, विच वॉज फॉर्मली एक्सेप्टेड द नेक्स्ट डे, ओके, एंड केम इनटू द इफेक्ट ऑन द May 9 को ये इंप्लीमेंट हो गया था। इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द May 8 एंड इट इज अ विक्ट्री डे इन यूरोप। तो यूरोप में 8 मई को मनाया जाता है और यूएसए अब मनाएगा 9 मई को, ठीक है। तो इसकी अपनी हिस्ट्री देख ली है। देखो इतना पढ़ा है तो क्यों ना मैं काम करे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर पहला कब स्टार्ट हुआ। तो 28 जुलाई 1914 के अंदर स्टार्ट हुआ था और एंड हुआ था 11 नवंबर 1918 के अंदर। तो लगभग 4 ईयर चला था, अप्रॉक्स 4 ईयर चला था, ठीक है। और इसमें क्या था कि सेंट्रल पावर्स कौन कौन सी थी, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, टर्की हो गया, ठीक है। और इनके जो सामने थे वो कि फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, रसिया, इटली, जापान, ओके, ये सब थे, ओके। और एंड क्या रहता है, ठीक है। तो मैंने कब स्टार्ट हुआ था, कब एंड हुआ था, ये देख लिया। किनके बीच में ये वॉर था वो देखा। इट एंडेड विद द डिफीटेड ऑफ द सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर्स है उसके अंदर क्या है, और गई थी, ठीक है। तो रिजल्ट अपने देख दिया। अब अपने बात करते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात करते हैं। बिगेन ऑन द September 1 1939, पहले जब स्टार्ट हुई थी विद द जर्मनी इन्वेजन ऑफ द पोलैंड। जर्मनी ने पोलैंड पे क्या किया था, इन्वेड किया था, इसकी वजह से वो स्टार्ट हुआ था। द वॉर एंडेड विद द जापान सरेंडर ऑन द September 2 1945। उस समय जापान बहुत पावरफुल था और जापान ने इसको सरेंडर कब किया, जब हिरोशिमा और नागासाकी हुआ उस समय के बाद में उन्होंने किया, ठीक है। उनको पता चल गया कि अरे यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज हो गई, एकदम उनको मतलब अनएक्सपेक्टेड था ना, पहली बार जब न्यूक्लियर हुआ था, ठीक है। द प्रिंसिपल इसके देखा जाए तो एक्सिस पावर ऑफ द जर्मनी, इटली एंड जापान, ये सब साथ में थे। और फिर देख रहे हैं एंड द एलाई, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, ये सब साथ में थे, ठीक है, यूरोपियन। और जर्मनी, इटली और जापान वो अलग साइड में थे, ओके। तो ये आपका हो गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया। चलो नेक्स्ट आपका एक डे है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो ये भी न्यूक्लियर के साथ इसका कनेक्टेड है। कब ये डे मनाया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा 11 मई को ये डे हम मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। क्यों मनाते हैं 11 मई को, इसके पीछे भी कारण देखते हैं, बट सबसे पहले इसके क्या देखेंगे, थीम देखेंगे। थीम भी एग्जाम में पूछी जाती है। थीम क्या है, यंत्र आपका रहेगा युगानंदर फॉर द एडवांसिंग द न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड द एक्सेलरेशन करके। तो थीम थोड़ी बड़ी है बट हमें एग्जाम में पूछी जाती है, तो हमें इसे देख लिया एक बार, ओके। चलो तो ये तो हो ही गया है, पर हम देखते हैं कि 11 मई को क्यों, ओके। तो ऑपरेशन उस समय शक्ति 1998 के अंदर हुआ था, ओके। तो ऑपरेशन शक्ति के अंदर आपको पता ही है इंडिया ने क्या किया था, न्यूक्लियर एक प्रकार से टेस्ट किया था कि हमारे पास पूरे वर्ल्ड को बताया था कि भैया अब हम क्या बन गए, न्यूक्लियर पावर बन गए, ओके। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, 11 मई को। और ये इवेंट कब हुआ था, 1998 के अंदर, व्हेन इंडिया कंडक्टेड द सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट अंडर ऑपरेशन शक्ति। ऑलरेडी इसके ऊपर मूवी आ चुकी है, ठीक है। एंड सॉ द मेडन फ्लाइट ऑफ द इंडिजीनियसली डेवलप द हंसा 3 एयरक्राफ्ट। उस समय उन्होंने अपने ये एयरक्राफ्ट भी बनाया था। और तो ये कारण है जिसकी वजह से अपने क्या मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं 11 मई को। ये आप देख सकते हो, काफी बढ़िया फोटो है आपके सामने, ठीक है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी है और उसके बाद में ये अब्दुल कलाम जी है, ओके। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। भूटान लॉन्चेस द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम। क्रिप्टो की बात करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे वर्ल्ड थोड़ा क्रिप्टो की साइड जा रहा है और इंडिया के अंदर इतना क्रिप्टो नहीं प्रचलित है, मगर इंडिया बहुत ही जल्दी अपने खुद का एक क्रिप्टो निकालने वाला, उसका नाम है, ठीक है, सेंट्रली बैक्ड डिजिटल करेंसी। बहुत ही जल्दी अपना ये आने वाला है जो आप और हम फ्यूचर में यूज करेंगे, ओके। अब चलो अभी फिलहाल अपनी इंडिया की बात नहीं है, भूटान की बात है, तो उस पर आ जाते हैं कि वर्ल्ड का फर्स्ट क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट इन्होंने सिस्टम बनाया है। किसके थ्रू बनाया है, क्या है, डिटेल देखते हैं। भूटान लॉन्चेस द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल लेवल cryptocurrency is tourism payment system in the partnership with the आपका रहेगा Binance Pay and the DK Bank। तो ये आपको पार्टनर्स आपको याद रखने हैं, उनके लिए भी आपको याद रखना पड़ेगा, पहला है ना इसकी वजह से। इससे क्या रहेगा, द इनोवेशन इनिशिएटिव अलाउ द ट्रैवल को एक प्रकार से जो ट्रेवलर्स जो भूटान में घूमने आ रहे हैं, वो जो उनके पेमेंट्स हैं, चाहे वो कोई ना कोई जनरी कर रहे हैं, रेंट आ रहा है,
उसके बाद में रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, उन सब का पेमेंट वो क्रिप्टो के थ्रू कर सकता है, ये इसके अंदर बोला हुआ है। एक बार रीड करके भी मैं आपको बता देता हूँ। This innovation initiative allowed to the traveler to use digital currency for the wide range of the services during their stay in the Bhutan. Okay, visitor can pay for the airfares, visas, accommodation and the even local fruit using for the Binance accounts. तो ये accounts को ये use कर सकते हैं, ये भूटान के अंदर है। ओके चलो, टेरिटोरियल आर्मी के बारे में टेरिटोरियल आर्मी क्या रहती है पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। तो एक प्रकार से सेकेंड फ्रंट रहती है, सेकेंड लाइन रहता है, ठीक है। तो एक ऐसा रहेगा कि आपके पास ऑलरेडी एक कोई ना कोई जॉब है, ऑलरेडी आप एम्प्लॉयड हो और आप चाहते हो कि देश को भी सर्व करो, तो हमें जो टेरिटोरियल आर्मी रहती है उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको जॉब तो करनी है, बट जब भी भारत को, इंडिया को नीड रहेगी तो उस समय आपको वो सर्व करने के लिए आना पड़ेगा। ओके चलो, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि अब की बार क्या किया था, सेंट्रल ऑथोराइज आर्मी चीफ टू कॉल आउट द टेरिटोरियल आर्मी अंडर द रूल 33, ठीक है। तो जब भी ऐसा देश को लगता है कि वॉर जैसी स्थिति बन सकती है तो इन लोगों को भी बुलाया जाता है कि बी रेडी। ओके चलो, तो रूल नंबर 33 of the territorial army rule 1948 allows the central government to the empowered chief of the army staff to the take support of TA. Okay, it is a part of the regular army, of course ये regular army के ही part है, but फुल टाइम सोल्जर नहीं होते। टीए मेंबर्स आर सिविलियन, हमारे जैसे होते हैं, बट हु टेक टाइम आउट फॉर द रेगुलर जॉब टू ट्रेन एंड सर्व द कंट्री इन टाइम ऑफ द नीड। बस सिंपल, बहुत आसान भाषा के अंदर इधर लिखा हुआ है। इट एक्ट एज अ सेकेंड लाइन ऑफ अ डिफेंस, ओके, आफ्टर द रेगुलर आर्मी। पहले रेगुलर आर्मी, उनके बाद में ये लोग हैं। उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, टू रिलीव द रेगुलर आर्मी फॉर स्टेटिक ड्यूटीज एंड असिस्ट द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, आल्सो प्रोवाइड यूनिट ऑफ द रेगुलर आर्मी एज एंड व्हेन रिक्वायर, उस समय। तो रेगुलर आर्मी की तरह इनके पास भी सब फैसिलिटीज होती है, उनको सैलरी भी मिलती है, बट जब नीड होती है उनको उस समय देश को सर्व करना पड़ता है। ओके, जैसे आपको पता होगा MS धोनी है, तो वो भी टेरिटोरियल आर्मी के पार्ट है। ओके चलो, मिशन संकल्प के बारे में एक बार अपने देखते हैं, क्या है, क्यों है ये न्यूज में। मिशन संकल्प, अ मैसिव एंटी नक्सल ऑपरेशन अलोंग द चित्तौड़गढ़ तेलंगाना, थोड़ा पीछे आ जाता हूँ, अच्छे से दिख नहीं रहा मैं, ठीक है। तेलंगाना बॉर्डर एंटर इज द थर्ड वीक विद द कंफर्म द माइस्ट, आपका रहेगा। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जो अपने इंडिया में नक्सल बहुत जगह पे है, उसको खत्म करने के लिए एक हमारे ऑपरेशन चलाया गया है, और उस ऑपरेशन का नाम है मिशन संकल्प। ओके, अब लॉन्च कब किया गया था एक बार देते हैं, और कौन कौन से सिक्योरिटी फोर्सेज इसके अंदर इन्वॉल्व है वो देख लेते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज अंडर द जॉइंट कमांड ऑफ द आपका रहेगा छत्तीसगढ़ पुलिस, ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, और उसके अंदर तेलंगाना पुलिस है, CRPF है और कोबरा। CRPF के अंदर जो उनकी एक कमांडो एक विंग है, उसका नाम है कोबरा है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पे जो ये ज़्यादा जो नक्सलवाद जो फैल रहा है उसको खत्म करने के लिए मिशन संकल्प ने निकाला है, मिशन संकल्प हमारी फोर्सेज ने निकाला है। एरिया है इनके बारे में देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का कुछ जिला और उसके बाद में तेलंगाना की बॉर्डर के वहाँ पर। ऑब्जेक्टिव वही है, खत्म करो इनको, जिससे क्या है कि शांति रहे। ओके चलो, ओके, यूके ने प्रपोज किया है कार्बन बॉर्डर टैक्स। नए नए टैक्स आ रहे हैं भैया, बहुत सारे टैक्स आ रहे हैं। तो यूके ने प्रपोज किया है कि कार्बन बॉर्डर टैक्स लगेगा, इंडिया के ऊपर भी लगेगा, ठीक है। तो इंडिया हैज स्टार्टेड इट विल, इंडिया ने पहले से बोल दिया कि अगर आप हमारे ऊपर इस प्रकार का टैक्स लगाएंगे तो हम भी आपके ऊपर इस प्रकार का टैक्स लगाएंगे। तो ऑलरेडी इसका उन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया। इफ द यूके इम्पोज अ कार्बन टैक्स ऑन इंडिया इंडियन एक्सपोर्ट स्टार्टिंग जैन 2027, उस समय उन्होंने बोला है कि उस समय से हम इंडिया के ऊपर भी ऐसा टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो कॉलिंग इट अ वॉल्यूशन ऑफ द CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल अंडर द इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट। एक्चुअली पेरिस क्लाइमेट हुआ था, ठीक है, उस एग्रीमेंट के तहत बहुत सारे कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। तो अगर वो हमारे ऊपर ऐसा कोई टैक्स लगाएंगे तो वो प्रिंसिपल है या उसके अंदर जो नॉर्म्स है वो टूट जाएगा, वो वायलेट हो जाएगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। अब क्या है ये CBAM, ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ द कार्बन टैक्स ऑन इंपोर्ट इम्पोज्ड बाय द डेवलपमेंट कंट्रीज लाइक EU एंड UK, यूरोपियन यूनियन और UK, यूनाइटेड किंगडम, based on the carbon intensity of the production in the exporting countries.
सिंपल जो हमारे जो माल सामान इधर से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके प्रोडक्शन के अंदर जितना भी जो इन्वायरमेंट को हार्म किया है उसके ऊपर एक प्रकार से पेनल्टी फाइन करेंगे ये लोग। ओके, एम टू प्रिवेंट कॉमन लीकेज बाय द कॉर्पोरेट प्राइसेस बिटवीन द डोमेस्टिक एंड इंपोर्टेड गुड्स, ऐसे कर रहे हैं। तो यूके का वर्जन ऐसा एक्सपेक्टेड कि ये ऐसा बोल रहे हैं कि जनवरी 1 2027 से वो इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर लेंगे। और कौन कौन से सेक्टर्स है इसके ऊपर ये डायरेक्ट ही इसका एक प्रकार से बोल सकते हैं रिजल्ट आएगा, इंपैक्ट होगा। तो सेक्टर कौन कौन से, स्टील है, एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, एनर्जी इंटेंसिव गुड्स है, ठीक है, इन सब के ऊपर इफेक्ट होने वाला है पहले फर्स्ट, ठीक है। तो क्लियर है, कार्बन बॉर्डर टैक्स कौन सी कंट्री ने निकाला है, यूके ने निकाला है, डन। चलो इसी प्रकार आपकी जो मई का जो सेकेंड वीक है मैंने इधर आपको कंप्लीट कर दिया है। तो बी रेडी फॉर द टेस्ट। इसके बेस पे मैं बहुत सारे आपके सामने एमसीक्यू लेके आऊंगा, एक पीडीएफ बनाई हुई है हमारे एप्लीकेशन पे, आपको पूरा पूरा इसका टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपको टेस्ट देना है और खुद को एवेल्यूएट करना है कि हमारा सेकेंड वीक है वो कैसा रहा, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर करंट अफेयर के।